बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान और मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आईटी के हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वक्त की अहम ज़रूरत है। दुनिया बहुत तेज़ी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। मसनूई ज़हानत हमारी ज़िंदगियों का वो हिस्सा बन चुकी है जिसके बगैर अब ज़िंदगी का तसव्वुर करना भी नामुमकिन है। तालीम, कारोबार, गवर्नेंस, यहाँ तक कि ज़िंदगी के दीगर शोबाजात में भी आईटी और डिजिटलाइजेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस की अगर बात की जाए तो इसके बगैर अब तरक्की भी नामुमकिन है। हुकूमती इदारों में शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। हुकूमत ई गवर्नेंस में किस हद तक कामयाब हो रही है, अगर आलमी सतह पर देखा जाए तो हम कहाँ पर खड़े हुए नज़र आते हैं। आईटी के वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। आईटी के सेक्टर्स में जो स्टार्टअप्स हैं उनको क्या इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मौजूदा दौर में जो आपका डाटा है दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल करेंसी और इसकी प्रोटेक्शन बहुत अहमियत की हामिल है, चाहे आपके हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन हो या फिर हुकूमती इदारों की सिक्योरिटी हो। इसीलिए हम इस तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लीड एनालिस्ट डॉक्टर हसनैन जावेद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हसनैन, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी डॉक्टर हसनैन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप ई कॉमर्स के माजी, हाल और मुस्तकबिल पर ज़रा रोशनी डालिएगा और फिर हमें ये बताइएगा कि आईटी की हम बात करने जा रहे हैं तो आईटी के मौजूदा दौर में पाकिस्तान आपको किस स्टेज पर खड़ा हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। आजकल जिस तरह कि आपने देखा होगा कि जो हालात चल रहे हैं और जो मामलात चल रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल मामलात के अंदर, सारी दुनिया की नज़रें जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर जमी हुई हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा इंटरनल मामलात कैसे चल रहे हैं, आगे आने वाले हालात और हुकूमत की डायरेक्शन और हुकूमत किस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना जो है वो डिजिटाइजेशन के अंदर अपना 100% दे रहा है, रशिया अपना जो डिजिटाइजेशन की तरफ 100% दे रहा है, बाकी ममालिक भी अगर आप देखें तो मैक्सिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की जा रही है। पाकिस्तान के बाद कोविड-19 के बाद ये एक बहुत बड़ा अजीब व गरीब मिलान पैदा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर इस इंडस्ट्री का जिसके तकरीबन 0.5 भी नहीं था, उसने हमें 50% से ऊपर दिया, जिसकी वजह से ये बजट में ये पेशरफ्त हुई कि उसको जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपको एक्सेप्टेबिलिटी दी गई, इसको टैक्सेशन के अंदर रिलैक्स किया गया और ज़ीरो रेटिंग की तरफ लेकर गया। यानी आईटी के अंदर जो भी कंपनीज डेवलप करेगा उसको ये मिलेगा। अच्छा, अब आपने ये देखा कि इसकी तारीख अगर हम देखें तो आज का ज़रा मौजू मैं थोड़ा सा पिछले मौजू से डिफरेंट करना चाहता हूँ कि एक तो हमने डिस्कस कर लिया कि डिजिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन डिजिटाइजेशन का मईशतों पर फ़र्क कैसे पड़ेगा और पाकिस्तान आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि एक तो वॉर जोन के अंदर होगा और अगर वॉर जोन होगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल बलूचिस्तान का मैटर मामला आपने देखा होगा, उसके अंदर हम डिजिटाइजेशन और डिजिटल नेटवर्किंग की तरफ कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान अपनी हुकूमत डेवलप कर रहे हैं और ऑब्वियसली इंशाल्लाह एक पुरअमन हुकूमत कायम हो जाएगी और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ मामला तय होंगे। लेकिन चाइना के साथ जिस तरीके से हम देखते हैं तो कम अज़ कम हमें बहुत सारे मामलात के अंदर देखना होगा। अच्छा, अब ये देखेंगे ई कॉमर्स की तारीख़ को अगर हम देखें तो ये बड़ी सुनहरी तारीख़ इस तरह बनती है कि ये ऑनलाइन कैटेगरी के साथ जुड़ी हुई है। इसमें अगर आप देखें कि 1991 के अंदर ई कॉमर्स की पहली वेबसाइट बनी। इस तरीके से फिर क्या हुआ कि जो बहुत सी और कंपनीज मैदान में आई। अमेज़ॉन का नाम आपने सुन रखा है। अमेज़ॉन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर बड़ी ताकतवर तरीके से आया। लेकिन खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान की डेवलप के हाथ में रहते हुए उन्होंने एक काम नया किया कि दराज.com पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज़्यादा आम है और इसमें ये हो गया कि लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि दूर दराज, चाहे वो बलूचिस्तान के गांव हों, चाहे वो सिंध के गांव हों, इंटीरियर सिंध के गांव हों, उनके जो ख़ास प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट टाइम आपको याद आएगा GIA के मैंने तहत
15-20 प्रोडक्ट ऐसे बताए थे, लेकिन उन लोगों के पास बेचने की जगह नहीं होती। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो ये जगह दे रही है कि वहाँ से आपको कोरियर सर्विसेज के साथ अटैच करते हुए डिजिटली अपना एरिया आप मार्क कर सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें ले सकते हैं। यानी आप घर बैठे खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं और तिजारत भी। एग्जैक्टली। अब मैं नंबर्स की तरफ आना चाहूँगा और अब तेज़ी से इस तरफ देखना चाहते हैं एक और डायरेक्शन भी हो। ये तो आपने देख लिया और सुन लिया कि देखें अली बाबा आया, अली एक्सप्रेस आया, और मैं खुद वहाँ पर रहता रहा, तो ताओबाओ जो है वो पूरी दुनिया के, पूरा चाइना जो है वो ताओबाओ की रीत, और इतनी ज़बरदस्त कुरियर सर्विसेज मैंने नहीं देखी। मैंने खुद अगर मार्केट में जाकर देखा कि 5,000 का 500 का जो जूता, 500 युआन का जो जूता है, मुझे बाज़ औक़ात ऐसे उसके ऊपर टोकन लगे हुए होते थे या कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी हुई थी और या कुछ ऐसे मामलात होते थे, बाज़ औक़ात 10 से 12 युआन में चीज़ मिल जाती थी। अच्छा। दुनिया की कोई ऐसी यू जस्ट नेम इट कि वो आपको पाकिस्तान में मिल जाए। अच्छा, अब मैं अगली बात ये करना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसके लिए पॉलिसी क्या बनाई। पिछला प्रोग्राम के अंदर हमने देखा था कि प्राइवेट जो हमारा ई कॉमर्स का एरिया वो ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है। अच्छा, आज जो मेरी गौर करने की वजह यह है कि पाकिस्तान की ई सेक्टर के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर उतनी तरक्की नहीं हो रही पॉलिसी साइड पे जितनी होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर किया है और इसके अंदर हिंडस हमें बहुत सारी आ रही है। दूसरे लेवल के ऊपर मैं बात करूँ जी, उसी चैलेंजेस के ऊपर मैं बात करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी, अभी रिसेंट में अभी इजलास मेरे ख्याल में या तो जारी है या तो खत्म होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि ई वोटिंग भी एक बहुत बड़ा मसला बना दिया गया। इसको सेनेट के अंदर लेकर आया गया, इसको असेंबली में लेकर आया गया, इसके ऊपर हिंडर्स लेकर आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि उनको अगर डिजिटाइज सिस्टम हो जाए और उसके अंदर अगर रेगिंग की कम से कम मामलात बन जाए और उसके अंदर कोई दो नंबरी तरीका ना हो किसी के भी गलत वोटिंग और ठप्पे लगाने का, तो इससे उनको क्या एतराज होना चाहिए। जबकि पूरी दुनिया में, मैंने आपको याद होगा कि हमने ई कॉमर्स के ऊपर और हमने खास तौर पे ई वोटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा हमने बड़ा प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर उनको बहुत पिलडैट के सरबराह को काफ़ी खासी परेशानी का सामना हुआ था क्योंकि वो नहीं चाहते। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। ईवीएम्स का जो केस है, मतलब हुकूमत चाहती है ईवीएम इंट्रोड्यूस करना, लेकिन ऑपोजिशन इसको अपोज करती हुई नजर आती है। कहा यह जाता है कि आम शहरी के लिए इसको इस्तेमाल करना जो है वो एक मुश्किल अमल होगा, और भी इल्जामात लगाए जाते हैं। आप इस मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे जो ऑपोजिशन का ईवीएम के ऊपर एतराज है वो समझ से बालातर है, क्योंकि मसला सिर्फ इतना ही है कि अगर हम इनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, अगर हम इनके मंशूर को देखें, तो हमेशा से इन्होंने हमें यही कहा है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। और नून लीग का स्लोगन तो आपको याद ही होगा कि वो कहते हैं वोट को इज्जत दो। तो ये किस तरह की वोट को इज्जत देने के वोट की सैंक्टिटी की इनको परवाह नहीं है। हर इलेक्शन के बाद ये धांधली का रोना तो रोते हैं, चाहे वो 2018 का इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, Exactly. अब इनके आप ये देख लें कि बाय इलेक्शन हो, लेकिन ये किसी सब्सटेंसिव चीज की तरफ नहीं आना चाहते। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो हमेशा शफाफियत पर, एहतसाब पर, जिनका जो हमारे मंशूर का हिस्सा है और जो हमारा जिस पर यकीन है, तो उसके लिए ये ईवीएम एक स्टेप है। ईवीएम धांधली से पाक एक ऐसा इलेक्शन लेकर आएगा जिस पर कोई भी दूसरी पार्टी जीतने वाले पर हक नहीं उठा सकेगी। तो इससे तो सिर्फ यही जाहिर होता है कि इन्होंने इतने अरसे से जो जाली वोट 15 से 20 हजार हर एक हल्के में अपनी जीत की कामयाबी के लिए बनवा कर रखे थे, अब इन्हें ये डर लग रहा है कि ईवीएम के थ्रू जो साफ शफाफ इलेक्शन होगा तो फिर इनकी कभी भी बारी नहीं आ सकेगी। वैलिड पॉइंट। आप जी। अच्छा मोहतरमा, मैं इधर एक और इम्पोर्टेंट सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो साइबर गवर्नेंस पॉलिसी बनाई गई और इसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से ई कॉमर्स का एक बाकायदा सिस्टम बनाया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम हुआ। न सिर्फ साइबर गवर्नेंस के ऊपर बात की गई, साइबर पॉलिसी को बहुत डिटेल में डेवलप किया गया। इसके आगे अगर आप देखें कि सरकारी और निजी इदारों को भी ऑनलाइन डाटा इसका डेवलप किया गया। नादरा का भी मुस्तहसन तरीन कदम है कि उसके अंदर न सिर्फ एक एंगल को देखा गया, बल्कि डिजिटल शनाख्त, शहरियत, डिजिटल तिजारत, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों को भी लाया गया।
सवाल ये है कि ईवीएम के ऊपर हमने लास्ट एक प्रोग्राम किया था और एक इदारा है पिल्डैट, उसके ऊपर जब बात की गई तो वो भी इस चीज़ को मुस्तरद करते रहे। मुझे इस मुस्तरद करने की समझ नहीं आई असम्बली के अंदर उनको प्रॉब्लम क्या है, ऑपोजिशन को इससे मसला क्या है, जबकि डिजिटाइजेशन पूरी दुनिया का काम है और पूरी दुनिया में ये कामयाब सिस्टम माना जाता है। और अगर आपके अंदर इसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी किस्म का गड़बड़ नहीं, रिगिंग नहीं और डिजिटल सिस्टम एक लेकर आया जा रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि ये बुनियादी इतराज है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, जो आप अभी पहले बात कर रहे थे ई कॉमर्स पॉलिसी का, तो आप ये देख लें कि ई कॉमर्स पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान में, अब अगर आप ये देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस कराई है। और उसी ई कॉमर्स पॉलिसी के थ्रू जो आज आप ये देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हटके इसलिए बात कर रही हूँ कि आपने उसको टच किया था ई कॉमर्स पॉलिसी को, तो मैं आप लोगों के तवज्जुह से ही नाज़रीन को ये बताना चाहती हूँ कि हुकूमत के जो कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो सामने नहीं आते हैं और वो बहुत मतलब जिनका बहुत फायदा हो रहा है, कि जिस तरह से आज आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और अप्रिशिएट किया हमारे स्टार्टअप्स को कि उन्होंने एयरलिफ्ट के जरिए किस तरह से कितने $मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं। तो पहली चीज है कि अवाम को बताने की जरूरत ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोलॉजी के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि दुनिया जहां पर जा रही है पाकिस्तान उसके हम कदम होकर चले, हमारे लोग उसके हम कदम होकर चले। तो ये ई कॉमर्स पॉलिसी हो गई, पाकिस्तान का अमेज़न के नाम पर रजिस्टर्ड होना हो गया, या आप ये कह लें कि ईवीएम हो गया, ये सारी उसी टेक्नोलॉजीज की कड़ी है। आपने फिर बात की है पिल्डैट की, तो मैं ये आपको बता दूं कि मिनिस्टर साहब जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शिबली फराज साहब हैं, उन्होंने पिल्डैट को, शासन को उन्होंने इनवाइट किया है और उन्होंने कहा है कि वो आकर ईवीएम मशीन को देखें। हम सिर्फ एक चीज ये चाहते हैं कि जो जो ग्रीवियंसेस हैं, जो जो उनको लगता है, चाहे वो ऑपोजिशन है चाहे इलेक्शन कमीशन है, आपको भी पता है कि इलेक्शन कमीशन ने आकर दौरा किया है और इलेक्शन कमीशन ने आकर सारी ब्रीफिंग ली है और उनके तहफ्फुज़ात बहुत हद तक दूर हो गए हैं। इसीलिए हमने अब शासन को, पिल्डैट को, इसी तरह से हमारे मीडिया के कुछ साथी हैं जो जिनको लोग सुनते हैं, जो अवाम जिनको सुनना चाहती है, उनको हमने बुलाकर इस पर ब्रीफ किया है। और हम ये चाहते हैं, मतलब तहरीक इंसाफ ये बिल्कुल कोई ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है, हम तो अपोजिशन को दावत दे रहे हैं कि आप आए, आप बैठें, इंतखाबी इस्लाहात पर हमसे बात करें, आप आए, आप बैठें, आप ईवीएम को देखें, जो आपके तहफ्फुज़ात हैं हम आज शेयर करें। अगर आपको याद हो सेनेट इलेक्शन से तकरीबन कोई, जब हम सेनेट इलेक्शन से पहले वहां पर हम अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे थे, तो अपोजिशन का हमारे पर एतराज ये था कि जी इट्स टू लेट नाउ। अब ये देखें कि 2 साल हमारी हुकूमत ने अभी 3 साल कंप्लीट किया, अभी 2 साल पीछे इलेक्शन होने में पड़े हैं, तो हम तो इनको ये कह रहे हैं कि 2 साल पहले आए, हमने एक चीज मेड इन पाकिस्तान बनाई है और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि कोई ऐसा धांधली का अंसर ना रहे। लेकिन हम अपोजिशन को ये कहते हैं आप बैठिए, आप आकर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन लें, आप आए, आप इस पर आकर हमें आप बताएं। अगर हम कहीं पर कोई गलती करें तो अवाम को बताने का मकसद ये है कि ये खुद धांधली की पैदावार है। जो शाहिद खाकान अब्बासी, जो इनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर ये कह रहे हैं कि हर इलेक्शन में धांधली होती है और हम धांधली के मास्टर हैं। तो बेसिकली ये क्यों हमारे साथ बैठना नहीं चाहते, ये क्यों ईवीएम पर ब्रीफिंग नहीं लेना चाहते, ये क्यों, अगर कोई भी इनके तहफ्फुज़ात है, हुकूमत तो तहफ्फुज़ात दूर करना चाहती है। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पर एक और सवाल लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं जीत सकते। अच्छा मैडम, मैं यहाँ पे एक सवाल और लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है टाइम की किल्लत है और मैं ज़रा तेज़ी से सवालात करना चाहता हूँ। और फोकस अगेन मैं चाहता तो था कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाया जाए और प्रोडक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन ई वोटिंग के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप कौम को ज़्यादा अच्छे से बाखबर कर सकें। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको प्रॉपर तरीके से देखा और इसकी रिपोर्ट जिस तरीके से दी वो आपको मालूम है। अच्छा, दूसरी ये बात कि जो पूरा डाटा सिस्टम है, नादरा की तरफ से इसको सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर लेकर आना, और दूसरा भी एक मामला आपके सामने अफगानिस्तान का भी आ गया और आईडीपीस को भी जो है वो उस सिस्टम के अंदर लाना, वो भी एक मैटर आ गया। अच्छा, तीसरे तरीके से ये है कि
इजलास जो अभी तक जारी है या ताहाल जारी है वो आप बता सकती हैं, उसके ऊपर क्या फैसला हुआ वो तो बताएंगी, लेकिन इसके अंदर इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म्स भी दी गई, यानी स्पेनिश कंसल्टेंसी फर्म भी दी गई, और इसके अलावा जो है वो मैक्सिको और फ्रांस और एस्टोनिया से बनाए हुए सिस्टम का भी मवाजना किया गया। इन सब के बावजूद जब हुकूमत मुकम्मल तौर पर एक कंपैरेटिव पैरेलल किस्म का जो आपको सिस्टम बता रही है कि इसके अंदर आप पूरे मुकम्मल तौर पे देख लीजिए कि कोई किसी किस्म की अगर कोई गड़बड़ आपको नजर आती है तो आप हमें इनपुट दीजिए, हम इसको ठीक कर लेते हैं, तो उसके बाद भी अगर ऑपोजिशन को एक खतरा महसूस हो रहा है तो इस तरीके से तो करप्शन का कभी खात्मा नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल इंटरफेस के बगैर, चाहे चाइना हो, जापान हो या पूरी दुनिया अगर आपके सामने हो, डिजिटल इंटरफेस के बगैर तो आपकी करप्शन दूर हो ही नहीं सकती। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी तरह से सारी बात जो शायद मुझे कहनी चाहिए थी, आपने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी है, और आपने बड़ी अच्छी तरह से बता दिया है कि प्रॉब्लम ये तो है ही नहीं। प्रॉब्लम तो ये है कि वो बैठना ही नहीं चाहते इस टॉपिक के ऊपर। प्रॉब्लम तो ये है कि वो ईवीएम की डेमोन्स्ट्रेशन लेना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम तो ये है कि वो इंतखाबी इस्लाहात पर बात नहीं करना चाहते। तो ये कौन मैडम, ये फिर ये कौन से वोट को इज्जत देना चाहते हैं? ये उस वोट को इज्जत देना चाहते हैं जिसके अंदर नकली अंगूठे लगेंगे, नकली शनाख्ती कार्ड चलेंगे, नकली लोग आएंगे, ट्रकों के ऊपर लाद कर लाए जाएंगे, और फिर आपका जो है वो टर्नओवर बताया जाएगा कि काफी ज्यादा था। इस तरीके से अगर ये चलाते रहेंगे तो ये इलेक्शन सिस्टम और या यही डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आप चलाना चाहते हैं ये तो कभी नहीं चलेगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि अगर देखा जाए मुमकिन है कि उसके अंदर इस इनिशिएटिव की वजह से मुमकिन है पीटीआई को ज्यादा नुकसान और कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े, लेकिन अगर वो ये काम इनिशिएट कर रहे हैं और वो पूरी कौम को बता रहे हैं कि डिजिटाइजेशन इस वक्त इंपॉर्टेंट तरीन मरहला है और अगर ये ना की गई तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी करप्शन से निकल नहीं सकेगा और गलत लोग जो है हुकूमतों में आते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल यही तो बात है, यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये जो जाली अंगूठे, जाली वोट और जाली वोटर लिस्टें इन्होंने बनाकर रखी हैं और इतने अरसे से इन्होंने सिस्टम को रिग करके रखा है, तो ये वोट को इज्जत देने का जाली नारा लगाते हैं, ये अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आकर मीडिया के ऊपर झूठा धांधली का रोना रोते हैं। बेसिकली तो ये शफाफियत के, ये एहतसाब के खुद खिलाफ है और ये पूरी तरह से हर उस चीज में रोड़े अटका रहे हैं जो कि इस तरफ जाती है कि अवाम को एक ऐसा फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिया जाए और ऐसी हुकूमत आए जिस पर सबका कंसेंसस हो। 28 कंट्रीज के ऊपर इस वक्त ईवीएम इम्प्लीमेंट पार्शियली या कंप्लीटली ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये जो अब डिवाइस बनाई गई है, ना इसमें कोई वाईफाई है, ना इसके अंदर कोई ब्लूटूथ है, ना ये एक्सटर्नली किसी चीज से कनेक्टेड है और ये वो बिल्कुल उसी तरह से है कि जो पुराने कैलकुलेटर्स यूज किए जाते थे। इवन अगर ये देखें तो हम उनको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसको किसी तरह से भी रिग नहीं किया जा सकता, ये फुल प्रूफ है और जो भी रिजल्ट आएगा वो ना सिर्फ पर्ची पर मिलेगा बल्कि इलेक्ट्रॉनिकली भी वो ट्रांसमिट होकर पहुंच जाएगा। मैडम ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के जो 4 रुकनी या 5 रुकनी टीम जो है वो कितनी मुखलिस है? क्यों उधर से ये होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये मैंडेट लाया जाता कि इसको डिजिटाइज किया जाए, ये हुकूमत की तरफ से क्यों आया? एक तो ये, दूसरा ये है कि ऑपोजिशन तो खड़ी ही नहीं हुई थी, उन्होंने मुस्तरद कर दिया फौरी तौर पर। तीसरी बात ये कि जैसे पिलडैट जैसी जो एनजीओज हैं उनके जरिए लोगों के जहन बनाया जाता है और गलत नंबर बताया गया कि 150 अरब रुपए इसके ऊपर लागत आएगी, जबकि इसके ऊपर 1 अरब भी लागत नहीं आएगी और इनिशियल तो तकरीबन 50 करोड़ के करीब भी नहीं आएगी। तो इस तरीके से जो गलत इंफॉर्मेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करके आपकी डिजिटाइजेशन की जो स्कीम है और डिजिटल जो इसको बताया जा रहा है कि इससे पीटीआई की गवर्नमेंट को कोई खास फायदा होगा, आप ओवरऑल बताइए कि ये जो नंबर है और जो आदाद है इसके बारे में अगर कुछ इल्म हो तो बताइए कि इसके ऊपर टोटल कितनी लागत आ रही है। जी आलिया साहिबा, देखिए मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इनसे कोई ये पूछे कि क्या इलेक्शन जो होता है, जो इसने पोलिंग स्टेशन तो सारा कुछ, इलेक्शन की कॉस्ट हमेशा से होती है, लेकिन इन मशीन की कॉस्ट तो वन टाइम होगी जिसका फायदा सिर्फ इतना होगा कि आप ये देखें कि 2013 के अंदर जब
जब CMLN 2/3 मेजोरिटी के साथ आई थी, हमने 4 हल्के खोलने की डिमांड की थी और 4 हल्कों के साथ हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए थे। हमने एक एक दरवाजा खटखटाया था और फिर हमने प्रोटेस्ट किया था और हमने एक एक चीज के प्रूफ दिए थे। आज भी अगर आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में देखें तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सबसे ज्यादा पिटिशंस थी और हमने पूरे व्हाइट पेपर्स इशू किए थे। जबकि दूसरी तरफ अगर हम 2018 का इलेक्शन देखते हैं तो ये लोग पहले दिन ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पार्लिमानी कमेटी बना दी थी, जिसकी एक मीटिंग में भी ऑपोजिशन नहीं आई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इनकी 13 दरख्वास्तें हैं और हमारी इवन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के अंदर है, हमारी 30 दरख्वास्तें हैं। तो इनकी सीरियसनेस ऑन ऑल दिस स्टफ इन्हीं सारी चीजों से होती है। हम सीरियस थे, हम 2013 के इलेक्शन के बाद भी हमें ये पता था कि अवाम के वोट को लूटा गया है और किस तरह से इन्होंने उस वक्त हुकूमत बनाई थी वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन हम इसी एपिसोड को 2023 में रिपीट नहीं होने देना चाहते। मैडम मुझे ये यकीन है, बात एक तरफ रख दें, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जमात सामने आए, वो नुमाइंदा सामने आए जो ट्रूली अवाम को रिप्रेजेंट करता हो, जिसे अवाम अपने वोटों से मुंतखब करें, ना इस तरह से कि जो इन्होंने 15 से 20 हजार एक वोट बैंक, अपना जाली वोट बैंक हर हल्के में ऑलरेडी बनाया हुआ है और जिसकी मदद से ये ना सिर्फ इलेक्शन को बल्कि पूरे सिस्टम को रिक करती है और उसके बाद अवाम इसी तरह से मुश्किलात का शिकार है। जी, आलिया साहिबा ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बताया कि EVMs कैसे ज़रूरी हैं और अपोजिशन जो रिगिंग का हमेशा शोर मचाती है, वो उनको चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को बालाए ताक रखते हुए गवर्नमेंट के साथ गुफ्तो शनीद का जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएं। डॉक्टर हसनैन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान में ई गवर्नेंस किस हद तक मुमकिन है, स्पेशली जब मौजूदा हुकूमत 2023 तक पेपरलेस पार्लियामेंट का विजन मुतारिफ कराना चाहती है? आपने बहुत ही शानदार सवाल कर दिया। वो ये तो आपने देखा होगा कि चाइना ने कैशलेस सोसाइटी बना दी, पेपरलेस पार्लियामेंट जब बन जाएगी उस हर चीज़ें जो हैं वो आपके डेस्क के ऊपर आ जाएंगी। जब आपका डिजिटल डेस्क होगा उसके अंदर हर चीज़ आसानी से आपके सामने आ जाया करेगी। एक और बहुत बड़ी वेव पैदा हुई पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और इल्ज़ामात की बुछाड़, लोगों की इन्फॉर्मेशन को लीक करना, और इसके साथ साथ फिर जो है आपको पता है हमारे इर्द गिर्द में रॉ भी है, बाकी एजेंसीज भी हैं और उसके अंदर जो साइबर क्राइम और साइबर मामलात शुरू हो गए थे, तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक बाकायदा सिस्टम शुरू किया। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि साथ साथ जिस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, साइबर टेक्नोलॉजी पर भी उतना ही कायम किया। इनकी जो पायनियर पाकिस्तान में बनती हैं वो विकीलीक्स तो आपने सुना होगा, डॉन लीक्स की जो हैं वो एक खातून हैं जो मुस्लिम लीग नून की हैं। उन्होंने, आपने देखा होगा कि ये अजीब व गरीब किस्म का कल्चर शुरू किया कि लोगों के फ़ोन टैप्स हो रहे हैं और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी बाज नहीं आया जा रहा, और आपने ऐसे ऐसे लोगों की जो है इन्फॉर्मेशन को टैप करके दूसरे मुल्कों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया, नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसके लिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो एक तो ये कि जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर हमने बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन मामला है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से शुरू किया गया। उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने ये इसको इनिशिएट लिया था और ये हमारे कॉमसेट और दीगर और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट ने ये काम किया था। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के तहत जो निजी इदारों के जो डाटा हासिल किए गए हैं उसके अंदर कौमी सालमियत के ऊपर और उनकी जो जारहाना किस्म के तस्वुरात हैं उनको ख़त्म करने के लिए एक बहुत बुरा यूनिट बनाया गया। आपने रीसेंट टाइम के अंदर एक मामला देखा होगा, ये टिकटॉक जो है बहुत गलत डायरेक्शंस के ऊपर जाना शुरू हो गया, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर आता है और इस तरीके से बेशुमार जहनी अमराज पैदा होंगे और जहनी प्रॉब्लम्स पैदा होंगे और लोग जो है वो वायलेंस की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, अगर इसमें सिर्फ मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है। अच्छा, कंप्यूटर इसके अंदर क्या होगा कि आपकी साइबर टीम जो है वो आपको फौरी तौर पर डिटेक्ट करेगी। इसके लिए, इस रिस्पांस टीम के लिए 1 अरब 92 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। अच्छा, आगे देखें कि एक और आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर बात सुनी होगी। मैं आगे स्टेट बैंक की तरफ भी आना चाहता हूँ ताकि वो बताना चाहूँ कि डिजिटाइजेशन कितनी तेजी से इस चीज़ को रिस्पॉन्स कर रही है। अच्छा, आगे देखें कि इस पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में बात हुई और इंडिया से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो सॉफ्टवेयर के जरिए सियासतदानों, सरबराहान को ये तो 50,000 प्लस नंबर जो हैं वो इसके लिए किया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का,
नाजरीन, हमारी गुफ्तगू जारी है। EVMs के हवाले से IT और डिजिटलाइजेशन के मुतालिक भी बात हो रही है। हमारे साथ रहिएगा। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वेलकम बैक नाजरीन। यहाँ पर हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं यासिर हुमायूं साहब, जो कि मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब हैं। सर, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा, यासिर साहब के डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म का डिजिटल पाकिस्तान विजन क्या है, स्पेशली जब वज़ीर आज़म इमरान खान बात करते हैं पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की डिजिटल इकॉनमी के हवाले से? देखिए, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ई गवर्नेंस से रिलेटेड है और दूसरा डेवलपमेंट जो आईटी सेक्टर में एज एन इंडस्ट्री आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट है। तो ये दो अलग चीजें हैं। पहले ई पे बात कर लेते हैं, जो पंजाब में PITB है, बड़े अच्छे से कुछ ना कुछ उस पर काम कर रही थी, और जब से हमारी गवर्नमेंट आई है उसको हमने बड़ा एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। हर डिपार्टमेंट जो है वो किसी ना किसी तरह अब हमारी एप्स का इस्तेमाल भी कर रहा है, और तकरीबन 17 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी PITB की सर्विसेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। और बहुत सारे जो गवर्नेंस की चीजें हैं वो आवाम की आसानी उसमें आ रही है आईटी के इस्तेमाल से। अभी एक आप समझें कि पहला फेज है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया, लेकिन उसका भी हमने उस तरह पब्लिसाइज नहीं किया, और उसका जो इस्तेमाल है शायद इतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे इस साल हम ये करने जा रहे हैं कि तमाम सर्विसेज को, क्योंकि मुख्तलिफ ऐप्स बनाई गई थी, उनको एक ही पोर्टल पे लेके आ रहे हैं, ताकि एक ही ऐप के जरिए जो पंजाब में सिटीजन है, कि हम पंजाब का मैं मिनिस्टर हूँ इसलिए पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो जो तमाम ये एप्लीकेशंस हैं सारे एक ही पोर्टल से कंट्रोल हो सकेंगी, ताकि लोगों को हर काम के लिए मुख्तलिफ ऐप्स डाउनलोड ना करनी पड़े। और ये तमाम इंटीग्रेशन हम करने जा रहे हैं, और इससे टैक्स पेमेंट से लेके आपकी किसी चीज की शिकायत करनी हो, उसके अलावा ट्रांसफर करानी हो, अगर सरकारी महकमे के मुलाजिम हैं, अबियाना जमा कराना हो किसानों ने, इवन लोन्स लेने तक की जो सर्विसेज हैं वो सारी एक ऐप जो सिटीजन ऐप होगी पंजाब पे, उसमें ये तमाम चीजें मैसर होगी। ये तो है। और उसके अलावा फिर जो महकमों ने, सरकारी महकमों ने मुख्तलिफ डिसीजन लेने होते हैं, तो जब तक उनके पास पर्टिनेंट रेलिवेंट डेटा नहीं होगा तब तक वो डिसीजन ले नहीं सकते। तो बेसिकली डिजिटल पाकिस्तान का एक मकसद ये भी है कि इस डेटा की गैदरिंग को आसान बनाया जाए, और ऑब्वियसली जो कंप्यूटर का असल काम है कि इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाए इस तरीके से कि उस पर मुख्तलिफ सर्चेज जो हैं और मुख्तलिफ जो फैसले हैं उस डेटा की बेस पे किए जा सकें। तो ये काम भी हर महकमे में हो रहा है, स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हैं, महकमा सेहत है या महकमा एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, और इवन इरीगेशन और इस तरह की बाकी जो महकमे वो भी इसका इस्तेमाल, और टूरिज्म तमाम में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरी जो बात आपने की, वो थी कि इंडस्ट्री, जो IT की इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ की।
आईटी इंडस्ट्री में भी दो उसकी चीजें, एक हाईटेक इंडस्ट्री है जिसमें आपको क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होती है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो आपके तालीमी निज़ाम से। आपका तालीमी निज़ाम जितनी बड़ी तादाद में ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स पैदा करेगा, इतनी इंडस्ट्री को आप अट्रैक्ट कर सकेंगे इंटरनेशनल मार्केट से। यहाँ पे जो फ्रीलांसिंग का बहुत सारा काम हो रहा है वो है तो अब बढ़ गया है और उसमें इजाफा भी हो रहा है, लेकिन अगर जिस वजह से हम अगर कैचअप नहीं कर सके अपने हमसाया ममालिक से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग जो है वो लाइन से गुज़िश्ता 20-25 साल में नहीं हो सकी जिस पे होनी चाहिए। तो एक हम उस पर तवज्जो दे रहे हैं अपनी हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री के थ्रू और अपनी इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री के थ्रू। और दूसरा फिर ये है कि जिस तरह ई कॉमर्स है, जैसे अमेजोन के साथ हमने मुआहदा किया, इसके लिए बहुत हाईटेक स्किल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस की और एक शॉर्ट कोर्सेज के जरिए आप अपनी एक टीम्स तैयार कर सकते हैं। हुकूमत भी काम कर रही है और ऑब्वियसली जब मार्केट में जगह है तो प्राइवेट सेक्टर भी मैदान में आ गया। तो जी, ये डॉक्टर एक हसनैन, जनरल ओवरव्यू था। आप यहाँ पर कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? जी, हमारे यासर साहब डॉक्टर हसनैन हैर जी। सर अच्छा सर, इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाह रहा था क्योंकि हमने इससे पहले ई वोटिंग के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने डिजिटाइजेशन की तरफ लेकर आए। आपका जो बैकग्राउंड है, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से आए और आपने हायर एजुकेशन के लिए और आईटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो एक अलग बात है कि महकमाना मामलात के ऊपर मैं अभी थोड़ी सी अपनी एक राय और एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज मैं उसको रहने दूंगा। लेकिन अगर हम देखें तो इसके अंदर जो टेक इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो पैरेलल स्ट्रीमिंग है, एक्सेस टू कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, डिजिटल स्किल लिटरेरी और इनोवेशन एंटरप्रेन्योर, ये बढ़ती जा रही। हमारा टोटल जो इन्फोसिस है वो जब सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशंस पे होना चाहिए। आपने देखा होगा सर कि नेशनल इंक्यूबेशंस पे अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा भी है कि हमारे 5 इंक्यूबेशन टॉप 5 में भी आए हैं और ये एक बहुत बड़ा कदम है। और आपका मैं ज़ाती तौर पर, क्योंकि मैंने ऑब्जर्वेशन किया और मैंने आपसे देखा भी है कि जिस तरीके से आप डिसीजन ले रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी हैं, जैसे PITB की बात की मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर अपने डायरेक्टर जनरल हैं और असफर मंसूर साहब हैं और उनके नीचे जवाद साजिद साहब हैं। उन्होंने PITB को जिस तरीके से पहले से डेवलप होना चाहिए था और जितना टर्नओवर उससे आना चाहिए था, वह हुकूमती पैनल के ऊपर इतना अच्छा नहीं ला सके। और उसके अंदर मैं उनके ज़ाती मामलात और नहीं बताना चाहता, लेकिन आपकी नज़र में लाना चाहता हूं कि आप उनको खींचे, क्योंकि जिस तरीके से काम वहां पर होने चाहिए थे और ई गवर्नेंस सिस्टम, ई स्ट्रक्चरिंग, क्योंकि आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम से लेकर आपके इशारे तक जो है वो अब डिजिटाइज होंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें वो उस तरीके से एक्सेलरेट नहीं किया और ना ही अपनी नीचे टीम को बेहतर किया। लेकिन प्राइवेटाइज चैनल के अंदर बहुत सारी बेहतरी आई और आपने देखा कि बजट के करीब ज्यादा बजट दिया गया, क्योंकि 50% कोविड-19 के दरमियान ये बहुत बेहतरी देखी गई। क्योंकि अगर आप देखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बरामदात जो है वो 47.7 का इजाफा देखा गया सर। सो अब हम 2 अरब की लिमिट क्रॉस करने जा रहे हैं सर। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्सपोर्ट, हमारी जो बरामदात है वो बढ़ने जा रही है, इसमें गवर्नमेंट के जो है वो साइड किधर जा रही है और हमारी प्राइवेट साइड जो है, ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसी को फॉलो करते हुए वो आगे जा रहे हैं और गवर्नमेंट साइड जो हमारी पब्लिक साइड है वो थोड़ा वीक जा रही है। देखिए, आपकी इंडस्ट्री ने जब भी तरक्की करनी है, किसी भी आप तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल ले लें, तो वहां पे इट इज लेड बाय प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल होता है उसको फैसिलिटेट करना। सर यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेटली पंजाब में जो PITB एक्चुअली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री अबॉलिश हो चुकी थी। बड़े अरसे बाद ये मुझे सिर्फ मिनिस्ट्री मिली है, लेकिन वो मैं देख PITB के ये मामलात को रहा हूँ। जो एक्चुअल मिनिस्ट्री का बाकी काम है वो जो सेक्रेटरी और इस लेवल की पोस्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती पंजाब में, जो IT की मिनिस्ट्री। एक मेरे पास एडिशनल चार्ज है हायर एजुकेशन के अलावा। लेकिन जो बात पहले मैं कर रहा था वो ये थी कि इट हैज टू बी लेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे काम PITB ने करने शुरू कर दिए जो एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को ही करने चाहिए थे। और इस पे मेरा तो ख्याल है, जहां तक मुझे रिपोर्ट्स हैं, कि जो हमारे चेयरमैन है उन्होंने कुछ काम भी किया और चीजों को प्राइवेटाइज आउटसोर्स करने की कोशिश शुरू की है। लेकिन गवर्नमेंट का काम ये होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो एनेबलिंग हो, जिससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिले। और जनरली जो IT की पॉलिसीज हैं उसमें 2 चीजें हैं। एक ये कि आप किस तरह इंसेंटिवाइज करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, और दूसरा फिर उसको ह्यूमन रिसोर्स क्या प्रोवाइड होता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि जब तक ट्रेड ह्यूमन रिसोर्स वाफर तादाद में अवेलेबल नहीं है
तो आपकी जो आईटी की इंडस्ट्री है, इसका जो मेन आप कह लें जो इनपुट है इसमें, या जो मेन मशीनरी नहीं होती बल्कि आपका दिमाग होता है, जो ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, जो ट्रेंड लोग आपके एजुकेशन सेक्टर से निकल के आ रहे हैं। और ये एक अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उन स्किल्स को पॉलिश नहीं करता जिनकी सर डिजिटाइजेशन और इंक्यूबेशन सेंटर्स के मुतालिक बताइए कि क्या नया लाहे अमल बनाया गया? प्रीवियस गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक छोटा सा वो सेटअप शुरू किया हुआ था प्लान 9 के हवाले से, और प्लान 10 जो कि हमारा IPITB में चल रहा है। हमने ये फैसला किया कि उनको तमाम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे लेके जाया जाए, इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा हमने वहाँ पे एक नया उस टीम का नाम ई एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट नो, जस्ट मेरे दिमाग में नहीं आ रहा फौरी तौर पे। वो बेसिकली स्कीम ये है कि आप जो को वर्क स्पेसेस क्रिएट करें, स्टार्टअप्स एंड को वर्क प्लेसेस। जी यासिर साहब, आपने बात की PSEB के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से भी आपने रोशनी डाली इस मामले पर। ये बताइएगा कि हमारी तकरीबन 10,000 IT फर्म्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 2800 ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं विद PSEB। ऐसा क्यों है? क्या हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा रहा या पॉलिसीज़ का फुकदान है? और इस सिचुएशन को कैसे मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? मेरा ख्याल है जो बड़ी वजह होती है वो तो टैक्स इवेजन ही है। और आपका ज़ाहिर है जब आपने पैसे पाकिस्तान में री इन्वेस्ट करने हो तो आप जब आप ऐसी एनवायरनमेंट पैदा करें कि लोगों को टैक्स पेयर होने का फायदा भी नजर आए तो लोग ऑटोमेटिकली इंसेंटिवाइज हो जाते हैं। अच्छा सर, 1949 से नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई, तादाद तकरीबन 1 लाख तकरीबन 50,000 करीब हो गई। और ये बड़ा खुशाइंद कदम है कि जो रजिस्टर्ड ताजरान हैं और जो IT के अंदर ऑब्वियसली जीरो रेटिंग के ऊपर भी आपके बिल्कुल इल्म में होगा ये हो रहा है, कितने लोग इससे फायदा उठाएंगे? और सर ये बताइए कि कौन सी ऐसी प्लान, जैसे आपने प्लान 9 का जिक्र किया तो जिसकी वजह से मैं आपके सामने ये रजिस्टर्ड कर दिया कि मुझे उसमें कोई खातिर खा यानी पेशकदमी नजर नहीं आती, इसको आप जरूर इस चीज को एड्रेस कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बहुत अच्छे काम है, जो आपके जाती इनिशिएटिव्स हैं मैं उसके बारे में बहुत कदरदान हूं, लेकिन आपको इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन और या एक मीटिंग जरूर लेनी पड़ेगी और उनके चेयरमैन और उनके DG को जरूर पूछना पड़ेगा कि आपकी अब तक की हिकमत अमली कहाँ गई। सर दूसरा ये कि क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको अलग ऐलान कहा है कि रजिस्टर तेजी से हो रहे हैं, 50 के करीब ये हो गया, 100 के करीब अगला टारगेट रखा गया है, और ई-कॉमर्स और डिजिटाइजेशन, डिजिटल स्ट्रक्चरिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, यानी जितना जितना आपका मोटरवेज का स्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी बात में, अगर आप इजाजत दें तो। ये हम ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए जो अमेज़न पाकिस्तान आया है, हमने इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर पंजाब में एक अमेज़न ट्रेनिंग का प्रोग्राम अभी लॉन्च करने जा रहे हैं। उसके तमाम जो बजट अप्रूव, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी चीजें स्लो चलती हैं, ADP में कोई स्कीम आती है, उसकी मंजूरी PC1 और फिर इवेंचुअली उसको अपने इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। तो इस बजट में हमने अप्रूव किया एक स्कीम जिसमें हम बेसिकली अपने जो इंडस्ट्री है उसको डायरेक्टली ये सिखाने जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है अमेज़न के थ्रू, या वो जो ई-कॉमर्स की तरक्की, स्पेशली क्योंकि ये तभी फ्रूटफुल होगी जब आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ई-कॉमर्स को डेवलप करेंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी लोकल लेवल पे तो कुछ प्रोग्रेस शुरू हो गया, लेकिन ये जो आपको एक विंडो मिली है कि अमेज़न के जरिए आप अपनी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जा सकते हैं, इसका फायदा कैसे लेना है, ये एक बहुत बड़ा सर अहम कदम है कि ये ऑब्वियसली अमेज़न का यहाँ आना। दूसरा सर पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि डाटा मैनेजमेंट के ऊपर बहुत गौर किया जा रहा है, NCOC को भी जो है वो इसी नादरा के डाटा के साथ इन लिंक किया जा रहा है ताकि हमें कंफर्मेशन मिले कि ये क्या मामला बन रहा है। दूसरा सवाल मेरा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आज मेरी नजर से गुजरी, वर्चुअल कचहरी लगाई गई सर यूनाइटेड किंगडम के किसी जगह के ऊपर, और वहां से लोगों से उनके मामलात को पूछा गया। पाकिस्तान में भी ऐसा ही सिस्टम लॉन्च किया जा सकता है और असम्बलीज के अंदर जो MNAs हैं मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ गाँव तहसीलों के अंदर जो है वो वर्चुअल डिजिटाइजेशन, डिजिटल कचहरियाँ लगा सकते हैं। इसके ऊपर भी नए नए काम हो सकते हैं। खैर अभी सवाल ये है सर कि जो इस तरीके से जैसे ई-कॉमर्स के अंदर तकरीबन 117, फूड एंड बेवरेजेस 76 के करीब, तामीराती सेक्टर के अंदर 313, तिजारत के अंदर 79, बाकी सेक्शंस के अंदर भी काफ़ी काम किया जा रहा है, और अब इसी तरीके से जो है वो ई-कॉमर्स पे भी काम होगा।
आप हायर एजुकेशन सर के ऊपर भी काम कर रहे हैं और उसको अपग्रेड हो चुका, क्योंकि आपने देखा होगा सर स्कूल और कॉलेजेस के अंदर वर्चुअल सिस्टम अब डेवलप होंगे और उसके लिए हमें वो नहीं चाहिए कि जिसके अंदर यानी मुफ्त में हम 45 मिनट करें और 45 मिनट के बाद वो क्लास ओवर हो जाए और दोबारा से उसको करना चाहिए। इसका एक सेटअप बनाना होगा जो सस्ते से सस्ता हो ताकि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑनलाइन ट्रांसफर हो सके। सर ये एक तो ये बात थी। दूसरा सर ये वजीर आजम की डिजिटल पाकिस्तान विजन जो नादरा का किरदार है सर उसके ऊपर बताइए, क्योंकि अब उन्होंने थोड़ा इसको वास्ट कर दिया है, यानी शनाख्त, शहरियत, डिजिटल तिजारत और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे चले गए। सर इस पर फरमाइएगा। बेसिकली जी आपने जो बात की पहले तो मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ, बिल्कुल आप जो बातें कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं और इसी सिमत पे हमने जाना है। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑब्वियसली मैं फेडरल गवर्नमेंट में नहीं हूँ तो बहुत सारी चीजें जो प्राइम मिनिस्टर ला रहे होते हैं अनलेस के उनका ताल्लुक एम्बिट प्रोविंशियल हो तो हमसे नहीं भी शेयर की जाती। जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो नादरा के साथ वो कर रहे हैं, फ्रैंकली मैं बिल्कुल अवेयर नहीं हूँ कि क्या होने जा रहा है अनलेस के वो प्रोविंसेस का कोई रोल हो और हमें बुला के वो फिर ब्रीफ कर देते हैं। तो ऑब्वियसली नादरा जो है उसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है और जो नादरा के ज़ाहिर नए चेयरमैन भी आए हैं पुराना तजर्बा भी रखते हैं नादरा को फैलाने का, तो डिजिटल पाकिस्तान के हवाले से नहीं नादरा के ऊपर तो आपने सर अच्छी बात कर दी। अच्छा अब मैं शॉर्ट करके सर एक आपकी तरफ से भी, क्योंकि आप पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आपसे भी मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। इससे पहले हमने बात की ई वोटिंग पे, सर आपकी क्या राय है? आपने देखा होगा बड़ा हंगामा मचा है, एक जबरदस्त डिजिटाइजेशन सिस्टम है जिसके अंदर वाईफाई भी अटैच नहीं किया गया, एक डिजिटल मशीन लगाई गई है जिसके अंदर रिगिंग का जो शोर शराबा है अगले इलेक्शंस में तमाशा होगा और पंजाब आपको पता है सबसे ज्यादा उसके अंदर टर्नओवर होता है। अच्छा उस टर्नआउट को चेक करने के लिए जब आपके लिए डिजिटल इंटरफेस लेके आया जा रहा है, जब पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हुआ, इंडिया के कई इलाकों में इस्तेमाल हुआ, नेपाल में इस्तेमाल हुआ, अब पूरी जदीद दुनिया यानी आपने डेवलपिंग और डेवलप दोनों ममालिक के अंदर इसको देखा गया और इसको लाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है वो भी थोड़ा सा जरा खिंचा हुआ नजर आता है, लेकिन समहाउ उनको बताया जा रहा है कि इसके अंदर कोई मसाइल है नहीं। आपकी इसके बारे में सर बीइंग पंजाब, ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि आपका बहुत टाइम ले लिया, सर आप फरमाइए कि ई वोटिंग के बारे में आपका क्या? मैंने अपील की है जब किसी टीवी प्रोग्राम में भी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन के दोस्त बैठे होते हैं कि पहले एक दफा सिस्टम को समझ तो लें, उन्होंने उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि जैसे मानना ही नहीं है, आपने एक प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं आपके दिमाग में इससे रिगिंग होगी। हालांकि जो आपने ऑलरेडी मेरा ख्याल बड़ी डिटेल से समझा दिया होगा कि इसको तो हैक करना मुमकिन ही नहीं है सिस्टम को, और ये सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है उस बात को जो लोग जाली पर्चियां कहते थे कि बहुत सारी छप के आ गई हैं पहले से और उस पर हो गया, इस बात का ये टेक केयर कर लेगा सिस्टम और बहुत सारी जो प्रोसेस है वो भी फास्ट हो जाएगा आपका। और ये क्योंकि डायरेक्टली किसी इंटरनेट के साथ है नहीं और ना इसका कोई ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर आप जाके हैक कर लें, तो अगर मैंने उनको रिक्वेस्ट की है जब भी बात होती है कि आप अपने एक्सपर्ट्स को भेजें जो उनके आईटी के एक्सपर्ट्स हैं पार्टी के, और वो एक दफा देख लें, अगर उनको मुतमईन होते हैं मेरा ख्याल है तब तक आप कोई सिस्टम नहीं कामयाब कर सकते जब तक तमाम पार्टीज उस पर एग्री ना कर दें। तो पहली तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उनको फैक्ट्स और फिक्स बताएं, उनको लाके डेमोन्स्ट्रेशन दें और किसी तरह टेबल पे तो लेके आएं ताकि वो इसको माने और फिर इसको हम इससे कोई फायदा उठा सकते हैं। जी थैंक यू सो मच यासिर साहब आपके टाइम का। जी डॉक्टर हसनैन, अब हमारे पास प्रोग्राम का टाइम कम रह गया है तो आप इसको समराइज कीजिएगा और थोड़ा सा सीपैक के मुतालिक हम जरूर बात करते हैं, तो बताइएगा कि उसका क्या इम्पैक्ट है हमारे आईटी के शोबे पर और हम आईटी एक्सपोर्ट्स को अनदर लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो एक बात जो मिस हो रही थी वो मैं ज़रा पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे बता दूं कि डिजिटाइजेशन और नादरा का ये बहुत बड़ा काम है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल शनाख्त, शहरियत, डिजिटल तिजारत, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। यानी अब आपको पासपोर्ट हासिल करने की जरूरत नहीं, यानी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, प्लॉट के मामलात के अंदर भी आपको सिर्फ एक आईडी कार्ड की जरूरत है और एक मुस्तनद तरीके से आपको सर्टिफाइड होना होगा नादरा के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मुल्क में बेरोजगारी खत्म करने के लिए डिजिटल पाथ का अपनाने की जरूरत है। अब इसको आप कहेंगे कि ये है कि ये रेजिडेंसी पॉलिसी कहलाती है और फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल, इसको फिनटेक भी कहा जाता है, आईटी एजुकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और लिंकिंग एकेडमी एंड इंडस्ट्रियल वर्ल्ड या फिर यूनिवर्सिटीज़ को सनतों के साथ जोड़ना। यानी सनतें अगर अलग से काम करेंगी और यूनिवर्सिटी काम नहीं करेगी। आपके सामने एग्जाम्पल है, जब रज़ाक दाऊद साहब के और उनके जो दोस्त थे ये जो मिचल्स वाले,
उन लोगों ने आपस में सोचा, उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे फैक्ट्री लगानी और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी लानी है, तो उनको पढ़ने, उनको समझने, उनकी अकाउंटेंसी के लिए क्या किया जाएगा। तो इन्होंने 13 हफ्ते के कोर्स के लिए एक हार्वर्ड में गए और वहाँ से बिजनेस स्कूल से ये पढ़ कर आए और यहाँ आके लम्स का क़याम किया। इसी तरीके से हमें ये ज़रूरत है कि हम फौरी तौर पे सनती इंकलाब के लिए डिजिटल इंकलाब का साथ लेकर आएँ। डिजिटल इकोनॉमी पे मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। इसमें अगर आप देखें कि इस वक्त तकरीबन 75% के करीब जो है वो ब्लॉकचेन पेटेंट्स हो चुके हैं, 50% के करीब ग्लोबल स्पेंडिंग IoT पर हो चुकी है, 75% के करीब जो है वो पब्लिक सेक्टर में बात हो चुकी है। हाँ, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि 2022 के अंदर 1,50,700 GB पर सेकंड के हिसाब से आपका डिजिटाइजेशन यूज हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर, और चाइना जो है वो डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और पाकिस्तान के साथ वो बेहतरीन प्रोजेक्ट करना चाहता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि 9 इकोनॉमिक जोन्स के अंदर मैं CPEC अथॉरिटी के जो चेयरमैन नए आए हैं उनको मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूं और प्लानिंग डिवीजन के असद उमर साहब को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन 9 इकोनॉमिक जोन्स में तेजी के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कायम किया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर हसनैन जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने IT और डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुफ्तगू की और जैसे कि हमने आपको बताया कि इससे ना सिर्फ आम शहरी की ज़िंदगी बल्कि हुकूमत के बहुत सारे काम भी आसान हो जाते हैं। ये सोने की वो चाबी है जिसे आप घर बैठकर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड अ स्मार्टफोन एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। और पाकिस्तान में इस हवाले से, IT के हवाले से बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। हमें सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इस टैलेंट को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें और जो आने वाला वक्त है वो IT का वक्त है, IT का दौर है और वही लोग कामयाब होंगे जो कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हैं और क्रिएटिव हैं और जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।